नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। अद्भुत खबर है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो खबर है, आप कभी कल्पना कर सकते हैं? वैसे झुकने के लिए तो झुक रहे हैं, हमने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन पॉलिटिक्स में जब कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो उसका सीधा सीधा कोई अर्थ सामने से सिर्फ एक नहीं लगता है, कई अर्थ निकाले जाते हैं। हुआ ये है, दो तीन घटनाएं हो रही हैं महाराष्ट्र में, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पहले बता दें कि 11 जुलाई को दिशा सालियान की तारीख लग गई है। मतलब जुलाई में ही लगना था। अभी जो कुछ दिन पहले जो सुनवाई थी 24 तारीख को, तो 24 जून की सुनवाई के बाद जज साहब ने खुद को अलग कर लिया था। अब 11 जुलाई को इसकी तारीख लग गई है और मोस्ट प्रोबेबली 11 जुलाई को कुछ ना कुछ आदेश आएगा ही आएगा। हालांकि ये बात तो हम लोग 1.5-2 साल से करते जा रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। फिर भी लड़ाई तो अपनी छूटी नहीं है, लड़ाई जारी है। इसके बियॉन्ड एक घटना घटी रही है, आप सबको मालूम है। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, शरद पवार की पार्टी टूटने के कगार पर खड़ी है बिल्कुल। बस मंत्रालय की का फैसला नहीं हो पा रहा है कि मंत्रालय में अगर वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाएंगे या बीजेपी में सीधे आएंगे। वो बीजेपी में सीधे आना नहीं चाहते हैं, बीजेपी उनको सीधे लेना भी नहीं चाहती है। वो चाहती है, बीजेपी चाहती है कि वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाएं और फिर एकनाथ शिंदे के पुत्र और एकनाथ शिंदे दोनों हमको लिस्ट बना करके भेज दें कि साहब ये व्यक्ति है, इनको आप मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं हमारे तरफ से। खैर, अब ये सब बात तो चल ही रही थी। इस बीच में एक बड़ी घटना हो गई। उद्धव ठाकरे जी गए थे शिरडी। अब शिरडी उनका एक लोकसभा क्षेत्र भी है। वहां के जो सांसद हैं वाचुकुरे, वो बगावत कर चुके हैं, रेबेल हो गए हैं। तो शिरडी में एक सभा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। प्रेस वालों ने पूछा कुछ और सवाल, इन्होंने कुछ और सब जवाब दिया। वही जो इनका एजेंडा है उसके हिसाब से इन्होंने जवाब दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री की चर्चा होती है, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा होती है, तो हम देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देंगे। और कहा कि मराठी गद्दार नहीं होते। अब देखिए, ये गाली गलौज की भाषा उनकी चालू है। अब किसको वो गद्दार कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि मराठी गद्दारी नहीं कर सकते, गद्दार नहीं होंगे, और इसलिए देवेंद्र फडणवीस की अगर चर्चा होती है, भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर विचार करती है प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो हम शिवसेना उद्धव उन्हें समर्थन करेगी। अब एक तीर से उद्धव ठाकरे ने दो निशाने लगाने की कोशिश की। हालांकि इस निशाने में होगा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर वही बात, बड़बोलापन जा नहीं रहा है। और जिस व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने बगावत शुरू की है मित्रों, इनको मालूम नहीं है कि वो व्यक्ति इन्हें मिट्टी में मिला के ही दम लेगा। और खाली जो अपराध इनके पुत्र ने किया या इन्होंने किया, उसका डायरेक्ट कानूनी लड़ाई लड़ करके इनको अंदर भिजवाने का नहीं है उनका प्लान। उनका प्लान है संपूर्ण रूप से राजनीतिक हैसियत इसकी खत्म कर देना, शिवसेना उद्धव की और खास तौर से उद्धव परिवार की। लेकिन न तो वो सामने आ रहे हैं और इनकी राजनीतिक रसूख को तबाह किए जा रहे हैं। इन्हें मालूम है कि ये राजनीतिक रसूख कौन तबाह कर रहा है, कौन इसके पीछे है। तो देवेंद्र फडणवीस से तो लगता है इन्होंने सेटिंग गेटिंग किया। इनको लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस हमारे खिलाफ नहीं है। लेकिन ये चाल चल रहे हैं, बारीक चाल। तो इनकी लड़ाई किनसे है और क्यों इन्होंने कहा कि मराठी गद्दार नहीं होते? क्यों कहा इन्होंने? मतलब गद्दार कोई है क्या जो मराठी नहीं है और वो गद्दार है? कौन है वो गद्दार? अभी इनकी पार्टी के 6 सांसदों ने इनको धोखा दिया। अभी देखिए इनकी गद्दारी का।
इनकी पार्टी के 6 सांसदों ने धोखा दिया। इनकी पार्टी के 39 विधायकों ने 2022 में धोखा दिया और धोखा देकर के 23 में, बल्कि 2023 में धोखा देकर के 22-23 में अलग होकर के सरकार बना लिया, मुख्यमंत्री बन गए। और इन्होंने 2019 में खुद धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी को। और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मराठी गद्दार नहीं होते। तो ये किसे गाली दे रहे हैं? मैं हैरान हूं। राजनीतिक अदल बदल को ये अगर धोखा मान रहे हैं या गद्दारी मान रहे हैं, तो सबसे पहले तो गद्दारी इन्होंने की, भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा। क्योंकि चुनाव पूर्व अलायंस था, चुनाव के बाद का तो अलायंस था नहीं वो। तो चुनाव के बाद के अलायंस में जाकर के इन्होंने अपना रुख बदल लिया, जबकि अलायंस चुनाव पूर्व था। चुनाव के नतीजे आए तब इन्होंने कहा कि नहीं, हमको अमित शाह जी ने कमिट किया था कि चाहे नतीजे कुछ भी हों, हमारी पार्टी को कितना भी सीट आए वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्यमंत्री आप होंगे। जैसे बिहार में हमने मॉडल अपनाया हुआ है, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीट आए, हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। अरे भाई, दोनों जगह की स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति और राजनीतिक जमीन दोनों जगह की अलग है। यहां कौन सी ऐसी राजनीतिक जमीन है जिसकी वजह से हम ये कह दें कि हमारी पार्टी को कम सीट आए फिर भी हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे? ये ऐसी बात है जो पूर्णतः गलत है, जो झूठ है। चूंकि ये किसी और के सामने में बात हुई नहीं, इनके सामने और अमित शाह जी के सामने में हुई। ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने ऐसा कहा, अमित शाह जी कह रहे हैं कि ऐसा मैंने कभी कहा ही नहीं, ये संपूर्ण झूठ है। तो इसकी ताकीद कौन करेगा? सत्य तो तब स्थापित होगा ना जब कोई थर्ड पार्टी आकर के कहेगा कि कौन झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या ठाकरे झूठ बोल रहे हैं। तो तीसरा पार्टी तो है नहीं। तीसरे पार्टी हो सकते थे, तीसरे पार्टी हो सकते थे, लेकिन तीसरे पार्टी को तो इन्होंने कमरे के बाहर बिठा दिया, फडणवीस जी को। तो अगर वो भी फडणवीस जी और अमित शाह तो एक ही पार्टी के हैं, ये अपनी पार्टी के किसी के रख लेते, कोई 2-3 लोगों को रख लेते जिसके बीच में ये बातचीत होती, तो वहां तो बात इनको कुछ और करनी थी। ये देखिए, धोखा देने का काम ये शुरू से कर रहे थे, षड्यंत्रकारी काम। इन्होंने कहा कि सबको हटा करके हम दोनों ही बातचीत करेंगे, और फिर जब चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, 56 सीट इनको मिला, 100 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला, और बड़ी पार्टी को इन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री हम बनेंगे। धोखा किसने किया? उद्धव ठाकरे ने। गद्दारी किसने की? उद्धव ठाकरे ने। और जब इनकी पार्टी टूट गई तो इन्होंने कहा कि ये गद्दार हैं। कौन गद्दार हैं? जो हमसे अलग होकर के गए हैं। तो वो कहां के हैं? क्या गुजराती हैं? क्या वो पंजाबी हैं, तमिलियन हैं, या केरलाइट हैं, या कन्नड़ के हैं? कन्नड़ हैं? कौन से प्रदेश के हैं वो? यूपी बिहार वाले तो है ही नहीं। तो वो जो इनको 39 विधायक इनके छोड़ के गए एकनाथ शिंदे के साथ, वो तमिलियन तो नहीं है, वो पंजाबी तो नहीं है, वो मराठी हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मराठी, और आप कह रहे हैं गद्दार? आपको धोखा दिया। उस वक्त आपने उन सभी विधायकों को गद्दार कहा, और आज आप कह रहे हैं कि मराठी गद्दार नहीं होते। भाई, तो आप बोलना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? किसको बताना चाहते हो? किसको धोखे में रखना चाहते हो कि मराठी गद्दार नहीं होते? आपकी पार्टी के नेता आपको छोड़ करके गए, और फिर आपकी पार्टी के ही नेता संजय राउत पानी पी पी करके गद्दार कह करके गाली दिया। खाली गद्दार नहीं कहा, पूरे होशो हवास में गाली दिया, और कहा कैमरे पर कि इसको एडिट मत करना। जिस गाली का प्रयोग किया मैं उसको बोल भी नहीं सकता, लेकिन उस गाली का प्रयोग करने के बाद उसने कहा पत्रकारों को, कैमरामैन को, कि इसे एडिट मत करना और बीप बीप की आवाज भी मत लगाना। मैं जिस रूप में गाली दे रहा हूं उसी रूप में जाने देना, इसी रूप में दुनिया देखे, क्योंकि मैं गाली दे रहा हूं कैमरे पर। अब उनकी रणनीति क्या थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी तो रणनीति थी कि इतनी गाली दे दो कि इतना गुस्सा हो जाए कि वो लौट करके इधर आए नहीं, और फिर पार्टी पर हम कब्जा कर लें। संजय राउत का अलग खेल चल रहा है, लेकिन इनकी पार्टी के संजय राउत ने अब इन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता के बारे में गद्दार कहा, और गद्दार से भी 2 कदम आगे निकल करके उनको बीभत्स गालियां दी, और वो गालियां भी कैमरे पर दी, अनएडिटेड कहा जाने के लिए।
फिर भी उद्धव, ये सभी प्रमाणिक बात है, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जो बिना प्रमाण की हो इनके इस रेफरेंस में। और उद्धव ठाकरे के खिलाफ या आदित्य ठाकरे के खिलाफ अगर क्यूबाइव नेटवर्क ने आज 3 साढ़े 3 साल से मोर्चा खोला हुआ है तो बिना प्रमाण के मोर्चा नहीं खोला हुआ है, प्रमाण के साथ मोर्चा खोला हुआ है। किसी राजनीतिक नेता में, किसी मीडिया समूह में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए हुए प्रमाण को वो काट सके, खत्म कर सके, कहे कि नहीं आपका प्रमाण गलत है।